तो आप बायफ के सीमेन पे जा सकते हैं, अच्छा सीमेन है, कन्वेंशनल है, उसका सेक्स सीमेन भी अच्छा है, वो जा सकते हैं। एसएजी वालों के पास जा सकते हैं कि थन से लगा के ना पिलाएं। पहली बार भी मिल्किंग करी, हम कोशिश क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग थन से नहीं पिलाते हैं। थोड़ा माँ सटल कर जाती है आधे घंटे में, झेर गिरे ना गिरे उसका हम लोग वेट नहीं करते हैं। आधे घंटे के अंदर में बच्चे, आधे घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा 6% पिला दिया। एक तो ये बात हो गई, इस्तेमाल करते हैं काफ स्टार्टर, क्राफ्ट ग्रोवर, ट्रांजिशन, फ्रेश मिल्किंग, हाई मिल्किंग, प्रीमियम, जितने फीड्स हैं। और 90 दिन पे हम लोग फेनबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन करते हैं और फिर 2 महीने बाद निलजॉन कर देते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अमोर फार्म्स में, और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक ब्रीडिंग जो टॉपिक होता है, यानी कि ब्रीड कैसे करना है, किसको करना है, कितने पशु पर कितने बछिया को तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, क्या एक बछिया तैयार हम करते हैं तो उसको क्या उससे हमें बेनिफिट होती है, अगर बछिया हम नहीं तैयार करते हैं तो उससे हमें क्या घाटा होता है, अगर 10 पशु रखे हैं तो कितनी बछिया हम तैयार करेंगे, हर एक बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करते हुए जानकारी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिए और ये आपका डेयरी फार्म कहाँ पर है ये बता दीजिएगा सर। मेरा नाम सानिध्य है और ये हमारा आमोर फार्म्स के नाम से डेयरी फार्म है। पिछले 5 सालों से हम लोग इसको फार्म को रन कर रहे हैं और ये सीतापुर रोड लखनऊ ज़िले में आता है। तो सर बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्म में बछिया नहीं तैयार करते हैं, या लोगों का मानना है कि एक बछिया तैयार करना काफ़ी कॉस्टिंग, यानी कि ज़्यादा एक एक्स्ट्रा बर्डन लेता है फार्म में। बिल्कुल। तो कैसे बछिया तैयार करेंगे, क्या कॉस्टिंग आता है इस पर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई आम किसान है 5 पशु रखा है तो वो 5 पशु में कितनी बछिया तैयार करने, ये भी उसको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 5 पशु में 5 बछिया तैयार करता है तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा बर्डन उसको हो जाएगा। तो इस विषय पर हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे सर, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, पहली बात तो अभी ब्रीडिंग की बात आ गई। मतलब कि ब्रीड करना देखिए ज़रूरी इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हर साल नई गाय नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास जो भी गाय हैं, मान लेते हैं कि आप 10 गाय का आपने व्यवस्था कर रखी है, आप 10 गाय पाल सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके 10 गाय तक पहुंच गए, हर साल 1-2 गाय लाते गए और आप बच्चिया या उसका बच्चे को नहीं पाल रहे हैं और बच्चा आप बेच देते हैं। जी। तो अब आपके सामने समस्या ये आएगी कि आपके पास 10 पशु पूरे हो गए, यानी खरीदने की जो आपकी पशु खरीदने की जो आपकी ज़रूरत है वो हमेशा बनी रहेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एक अच्छा पशु मिले। तो उससे बचने के लिए आपको ब्रीड करना ज़रूरी है। ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा मतलब एग्जाम्पल हो गया जिसमें एक ये भी संभावना है कि हो सकता है आपको हर बार अच्छा पशु मिल जाए, तो आदमी कहेगा हर बार हम अच्छा पशु ले आएंगे, हम क्यों ब्रीड करें। जी। तो ये भी बात है। दूसरा ये है कि आप ब्रीड इसलिए करेंगे कि आप एक हर जनरेशन, इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, एक अच्छे ब्रीड के साथ बैठेंगे। 10 जानवर लेके हो सकता है आप 300 लीटर पीक पे पहुंच रहे हों, या 1000 लीटर पे पहुंच जाएं, या 500 लीटर पे पहुंच जाएं। ये भी सारी चीज़ें संभव है। अगर मान लीजिए 50 लीटर की आपके पास 10 गायें हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। पंजाब में या बहुत जगहों पे हम ही लोग अभी 1-8 साल 2 साल के अंदर में 50 लीटर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 38 लीटर पे हमारी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हीफर आ चुकी है। तो अगर मान लीजिए वो थर्ड लैक्टेशन में 40-45 तो कहीं नहीं गया है उसका, तो 45 लीटर की अगर कोई गाय है, 50 लीटर की कोई गाय है और 10 गाय आपने पाला तो वो 500 लीटर दूध देगी। अगर कोई 20 लीटर देने वाली है तो वो 200 लीटर ही देगी। बात समझ रहे? तो इसलिए ब्रीड करना जरूरी है। तो एक आम किसान के लिए सर ये तो एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में भी तो हो गया ना, क्योंकि एक बच्चे को मेरे हिसाब से तैयार करने में वो 90,000 से लेके 1,20,000 तक खर्चा भी आता है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जो 90,000 और 1,20,000 में जो आप बछिया तैयार करेंगे, वो बछिया जब आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो पहले तो 100% मेरी गारंटी है इस बात की कि वो बछिया आपको अगर मिल भी रही है तो वो 1.5 लाख से 1,60,000 से नीचे कोई देगा नहीं। ठीक है। ऐसे हम ही लोग अपने यहाँ से पशु सेल जब करते हैं तो एक थंब रूल रहता है कि भाई ये फर्स्ट लैक्टेशन की है, इसके बछिया है, ये है, तो 1.5 लाख मिनिमम प्राइस है। एक मान के चलिए अगर कोई गाय 30 लीटर दूध कर रही है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट लैक्टेशन की 30 लीटर कर रही है तो वो कम से कम 1,80,000, 1 लाख
1,90,000 की हो गई। अच्छा। ठीक है, और अगर कोई तीसरे बियात में 30 लीटर कर रही है तो वो 1.5 लाख के आसपास, 1,50,000 1,60,000 की हो गई। तो जो चीज़ आप 90,000 में तैयार कर सकते हैं या 1 लाख में तैयार कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको 1,50,000 में खरीदनी पड़ेगी। दूसरा 1,50,000 आप एक बार में देंगे जाके, और यहाँ पर आप उसको साल भर धीरे 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 अपना जो कमा रहे हैं उसी में से कुछ लगाएंगे, और एक आपके पास अच्छी ब्रीड तैयार हो गई जो कि अगली बार उससे अच्छा बच्चा देगी आपको। अच्छा। तो ब्रीडिंग का कोई कंपैरिजन खरीद के लाने में नहीं है। तो सर 10 गाय पर अगर कोई आम किसान हम ही स्टार्ट करते हैं, 10 गाय रखे हैं जी, तो उस पर कितनी बछिया तैयार करें जिससे कि हमको देखिए दूध से भी पैसा आता रहे, बिल्कुल, और पता भी न चले कि मेरी बछिया भी जा रही है। देखिए ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास 10 गाय हैं और हम मान के चल रहे हैं कि जो एवरेज आज की डेट में थोड़ा भी प्रयास करता है किसान और नहीं भी उसको उतनी ब्रीड की जानकारी है, नहीं बहुत सारी चीज़ें वो समझ रहा है और अगर किसी मंडी से जाके किसी व्यापारी से जाके भी वो गाय खरीद के लाता है तो 20 लीटर की गाय लाना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आप 10 पशु की बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसान 10 पशु रखता है तो उस पर कितना बछिया तैयार करेगा? हाँ, तो मेरा कहना है कि मान लेते हैं कि वो 20 लीटर की गाय रखे हुए हैं 10, ठीक है, 20 लीटर की गाय रखा है, जो कि बहुत आसान है आज की डेट में 20 लीटर की गाय ढूंढना। थोड़ी भी जानकारी जिसको है, थोड़ा भी मेहनत करेगा तो उसको 20 लीटर की गाय आराम से प्रोक्योर हो जाएगी। अब आप 20 लीटर की गाय रखे हुए हैं जो कि लगभग साल में 4 से 5,000 लीटर दूध करेगी। ठीक है, 5,000 लीटर दूध अगर आपका बाकी फीडिंग वगैरह सब सही रहा और एक बच्चा भी देगी, 5,000 लीटर दूध पैदा करेगी। और 5,000 लीटर दूध अगर आपने मान लेते हैं 40 रुपये 45 रुपये, मान लेते हैं 50 रुपये में आपने बेचा, ठीक है, 50 रुपये में 5,000 लीटर दूध तो 55 लगभग 2.5 लाख रुपए का आपने दूध बेचा। ठीक है, और इस 2.5 लाख में जो फीड कॉस्ट आएगी लगभग मान के चलिए कि 1,50,000 के आसपास आपका सारा कॉस्ट रख रखाव का आ जाएगा। 1 लाख आपका बच रहा है। अब इस 1 लाख में से 20,000 बचिया पे लगा दीजिए हर महीने। ठीक है, तो अब आपकी ऊपर है कि आप हर गाय के नीचे एक बछिया पालना चाहते हैं, 20,000 खर्च करना चाहते हैं, या 10 गाय में से केवल 5 गाय में से आप बछिया तैयार करना चाहते हैं 5 गाय के खर्चे में से। तो यानी कि आपने 10 गाय में से हर गाय से आपने 1 लाख रुपए साल में बचाया, तो आपके पास 10 लाख रुपए बच रहा है। 10 लाख में से आपने 20,000 रुपया 5 गाय का जो है वो आपने एक बछिया तैयार करने में लगा दिए, 5 बछिया तैयार करने में हर महीने। तो यानी कि आपका 1 लाख रुपया से 5 करीब 10 लाख आपने कमाया और 4 लाख आपने बछिया में लगा दिया, 4 से 5 लाख रुपया। तो आपके पास 5 लाख बच रहा है। अब आप उस 5 को भी नहीं बचाना चाहते तो आप 7 बछिया तैयार कर लीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप किस रेट, कितना अपनी जेब में रखना चाह रहे हैं पैसा, अपने खर्चे के लिए, अपने आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, और कितना बछिया पे लगाना चाह रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना गणित है वो लगभग ये मान के चलिए कि 30% आपको ब्रीड करना चाहिए बछियों को। जैसे कि हर साइज का 30%, हर साइज का नहीं, हर आपका जितना साइज आप जैसे 10 गाय रख रहे हैं तो कम से कम 4 बछिया आप पालिए। जी, अधिक से अधिक 4 बछिया, इससे ऊपर मत पालिए। 3 से 4 बछिया, हालांकि 3 ही होना चाहिए क्योंकि हर साइड 10 है इसलिए 3 सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अगर आपका हर साइड 100 है तो 30 बछिया आपके पास हर साल आएंगी। उन 30 बछियों में आप सेक्स सीमन लगाइए, आपको फिर 30 बछियाँ आएंगी। अच्छा सीमन एक बार में कंसेप्शन आता है बछियों में, एक बार, मतलब अगर आप बड़ी गाय का कंसेप्शन मान के चलिए कि 30% का है तो इसका लगभग 90% का कंसेप्शन रहता है कि यानी कि 4 बछिए में हो सकता है 5 ही सीमन आपके लगे। तो आप 5 अच्छे सीमन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी जो आपके पास 10 गाय रखी हुई हैं उसमें अगर आप सीमन लगाएंगे तो उसमें कन्वेंशनल अच्छा सीमन लगाइए, तो हो सकता है 1-2 बछिया उधर से भी आ जाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 30% से 40% आप बछिया पालिए, तो आप बिना किसी बहुत जोर के, बिना किसी दबाव के आराम से एक हर्ड को मेंटेन कर ले जाएंगे। तो बात आती है, हाँ वही ब्रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सीमन है और फीड है। देखिए फीड बैकबोन है, बार बार मैं फीड इसलिए कर रहा हूँ, और फीड में मतलब इसलिए कि फीड एक चीज़ नहीं है, फीड सब कुछ है। फीड में कंसनट्रेट फीड भी आ गया, फीड में साइलेज भी आ गया, भूसा आ गया, हरा चारा आ गया। अब आप कौन सा कंसनट्रेट फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कितना मिनरल मिक्सचर है नहीं है, आपके पशु के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, तो एक भरोसेमंद फीड उठाइए और उस फीड के साथ आप चलिए। तो यानी मैं मान के चल रहा हूँ आप बाकी सब कुछ सही कर रहे हैं। अब बात आती है कि सीमेन की, तो एक जैसे सीमेन सिलेक्शन करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग से आप किसी दिन बैठिएगा, और जैसे जीनोमिक वैल्यूज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो कैसे एक अच्छा सीमेन सेलेक्ट करें वो एक अलग बात हो गई। अब जैसे मैं बात कह रहा हूँ कि आम किसान के लिए जो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट पढ़ने की उसको नहीं वो है ज़रूरत है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि वर्ल्ड वाइड शायर है
ABS है, बायफ है, इसके या ST जेनेटिक्स हो गया, या बाकी और अभी PDFA में गया था, वहाँ से मैं कुछ अलग एक G-Force करके इनका था गैलेक्सी वालों का, CRI गैलेक्सी का, उसका सीमेन लेके आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप अपने यहाँ जो आपकी हर्ड है उसका एवरेज या उसका पीक मिल्किंग क्या है, 30 लीटर की है तो आप उस पर कितने लीटर का लगाएंगे, क्या लगाएंगे। एक तो आपकी गाय के साइज़ के ऊपर सीमेन निर्भर करता है कि किस तरह की गाय है, वो किस तरह के सीमेन को अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं कहूँगा कि जैसे किसी कंपनी का नाम लेना बार बार ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये है कि अच्छे सीमेन उपलब्ध हैं। बायफ का कन्वेंशनल सीमेन 30 से 35 रुपये में अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं तो पड़ जाता है, तो आप बायफ के सीमेन पे जा सकते हैं। अच्छा सीमेन है, कन्वेंशनल है, उसका सेक्स सीमेन भी अच्छा है, वो जा सकते हैं। SAG वालों के पास जा सकते हैं। तो एक अच्छा सीमेन खरीदिए और कोशिश करिए कि सेक्स सीमेन केवल बच्चियों को लगाइए, फर्स्ट टाइमर्स को लगाइए, उसमें कंसेप्शन अच्छा मिलेगा और आपकी तैयारी होगी। अब सीमेन खरीदने के लिए केवल आप खरीद मत लीजिए, उसको उसके रखरखाव को अपने हैंडल में लीजिए। जैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे AI में टाइमिंग एक फैक्टर है, सीमन एक फैक्टर है, वेट पैरावेट एक फैक्टर है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप शुरुआत से उन फैक्टर्स को फैक्टर आउट करते जाएं जहां पर समस्याएं आ सकती हैं। अब आपके पास पैरावेट लाख दर्जे अच्छा सीमन ले आया कहीं से, अपने पास रखा हुआ है उसने, मान लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन या उसकी जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन कहीं बीच में नहीं हुई है, तो दिक्कत होगी। तो आप सीधे बायफ से कांटेक्ट करिए, बायफ से सीमन आपके पास आएगा, आप अपने सिलेंडर में रखिए और अपने सिलेंडर की गैस का आपको अता पता है, उसकी हैंडलिंग का आपको पता है कि कितनी ढंग से उसकी हैंडलिंग हो रही है, बार बार निकाल के देख नहीं रहे हैं, कितनी देर वो बाहर रह रहा है, अंदर रह रहा है, ये सब आपको पता है। तो एक तो सीमन की हैंडलिंग हो गई, अपने पास रखिए और अच्छा सीमन खरीदिए। अच्छे सीमन में मैंने आपको बता दिया, जैसे बायफ है, ST जेनेटिक्स है, WWS है, और आपका CRI गैलेक्सी है, SAG के भी एक अच्छे बुल हैं, जैसे 40-432 इस समय बहुत हंगामा मचाया हुआ है, सस्ता सीमेन है, अच्छा सीमेन है। 40-116 ने बीच में आप सब लोग जान ही रहे हैं, डेनमार्क 40-116, 40-120 हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब तो हम लोग ज़्यादातर WWS, एक CRI गैलेक्सी का G-Force करके एक सीमेन है, वो लेके आए हैं। अपनी ये बच्चियों को हम एक रेड HF लेके आए हैं इस बार, सीमेन रामवे रेड करके WWS का है, वो लगा रहे हैं। तो सर एक बछिया को कैसे तैयार करते हैं, शुरू 0 से लेकर के उसके 300 kg तक होने तक, यानी कि 13 महीने तक होने तक क्या क्या करना होता है इसके बारे में? AI तक आप पूछना चाहिए? जी। देखिए, बच्चे के साथ बहुत ही हम लोग अपने फार्म पे जो कर रहे हैं मैं वही बताता हूँ। मतलब जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही रिग्रेसफुली फॉलो करते हैं। रिग्रेसफुली फॉलो करने का मतलब है कि एकदम उसमें एक आध दिन का भी इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, आज बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा होने के आधे घंटे के अंदर में थोड़ा माँ सटल कर जाती है, आधे घंटे में झेर गिरे ना गिरे उसका हम लोग वेट नहीं करते हैं। आधे घंटे के अंदर में बच्चे के पैदा होने के उसके बॉडी वेट का, उसका तुरंत जैसे पैदा होगा उसका वजन, जैसे साफ ऑफ कर दिया गया है, उसका वजन लेंगे। बॉडी वेट का 6% पहले आधे घंटे में पिला देंगे, ठीक है। उसके 6 घंटे बाद फिर 6%, उसके 12 घंटे बाद फिर 6%, यानी कि शुरुआत के 24 घंटे में 6% करके 4 बार पिला देते हैं, तो 6 चौको 24, यानी कि बॉडी वेट का 24%, यही हो गया ना। तो 24% हम लोग शुरू के शुरू के पहले दिन में 24 घंटे में पिला देते हैं। आधे घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 6% पिला देंगे। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, अगले दिन 10% कर देते हैं बढ़ा के दूध को, ठीक है, और 7 दिन तक 10% रखते हैं, और इस 7 दिन में उसको 10% दूध पिलाते रहते हैं सुबह शाम में, ठीक, मिला के। ये जो भी बात कर रहे हैं अब वो 2 टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 दिन तक ये चलेगा। 8वें दिन क्या करेंगे, दूध बढ़ा देंगे, 12% कर देंगे, ठीक है, और 8वें दिन से उसको उसके सामने फीड रख देते हैं। अच्छा, उसके सामने काफ स्टार्टर आता है जी, काफ स्टार्टर वो रख देते हैं, ठीक है। और आप ये समझिए, जितने फीड हम लोग फार्म पे इस्तेमाल करते हैं, काफ स्टार्टर, क्राफ्ट ग्रोवर, ट्रांजिशन, फ्रेश मिल्किंग, हाई मिल्किंग, प्रीमियम, जितने फीड्स हैं, इन सारे फीड में सबसे महंगा फीड काफ स्टार्टर आता है जी, ठीक है। तो वो इसलिए महंगा है कि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है जी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआती चाहिए। अब आप एक साइंस समझिए कि शुरुआत से और 94 दिन के बीच में जेनेटिक लॉक हो जाता है जी। यानी कि आज बच्चा पैदा हुआ, इससे 94 दिन तक ही आप उसको जो खिला रहे हैं, जैसे उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जितने अच्छे से उसको रख रहे हैं, वो 94 दिन तक ही आपके पास समय है। उसके बाद आप जेनेटिक्स उसकी फिक्स हो जाती है,
बात समझे? जी जी। तो ये हो गया। और तो हम लोग बात कर गए थे 7 दिन तक हमने उसको 10% जी, दिया, फिर 12% कर दिया और ग्रोवर और उसके सामने फीड रख दिया जी जी। स्टार्टर। अब क्या होना चाहिए कि उसको रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम फीड खाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ाएगा, जी। पहले दिन से नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, और ये हम लोग प्रक्रिया लेके चलते रहेंगे और लगभग 70 दिन तक की ऐसा होता है कि वो एक मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है कि 70 दिन में उसका वजन जो है वो फीड 1.5 किलो के आसपास खाने लगता है और दूध बढ़ते बढ़ते 13% करा देते हैं हम लोग। 1 महीने बाद लगभग 12 का 13 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं दूध। वो अपने हिसाब से, देखिए परसेंटेज के ऊपर कोई नहीं जाना चाह रहा है तो वो अपने हिसाब से उसका देख सकता है कि किस तरह से करना है। जी। तो फीड आपका हम लोग बढ़ा देते हैं और वो खाता रहता है 1.5 किलो जिस दिन वो फीड खाने लगता है उस दिन से फीड बढ़ाते हैं और दूध कम करते जाते हैं। ठीक है, और लगभग ये प्रक्रिया 3 महीने तक चलती है। जो हमने 94 दिन बोला 3 महीने तक चलती है। तो उसके बाद हम लोग ग्रोवर फीड पे आ जाते हैं। ग्रोवर फीड जो है वो 2.5 से 3 किलो हम लोग डालते हैं। अब वो हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कैसा फीड है, तो उस हिसाब से आप फीड की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। हम लोग माँ डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग 2.5 से 3 किलो फीड डालते हैं ग्रोवर। और ये हम लोग का ग्रोवर फीड जो है 2.5 से 3 किलो ही चलता रहता है तब तक जब तक कि बच्चा जो है वो 13 महीने में, हम लोग का टारगेट होता है कि 13 महीने में वो 350 किलो के आसपास वजन पे आ जाए। 350 किलो या 13 महीने, ये दोनों हम लोग रूल फॉलो करके एआई के एज में उसको ले आते हैं और फिर वो बच्चा एआई के लिए तैयार हो जाता है। 1 आध महीना आगे पीछे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिश ये रहती है कि ठंड में बच्चा हो, मान लीजिए अगर 13 महीना उसका पूरा हो रहा है सितंबर में, तो हम लोग 1 महीना और वेट कर लेते हैं कि भाई उसका अक्टूबर में सीमन कराएंगे। तो अक्टूबर में कराएंगे तो 9 महीने बाद वो लगभग ठंड में हमको बच्चा देगा। तो ये इसका पूरी एक साइकिल है पैदा होने से लेकर दिनों पर होता है। तो डिवार्मिंग में यार हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे 7वें दिन पे करते हैं, 15वें दिन पे करते हैं, 30वें दिन पे करते हैं, 60वें दिन पे, 90 दिन पे और फिर उसके 2 महीने बाद। ठीक है, 90 दिन का मतलब हो गया 3 महीना और उसके 2 महीने बाद में 5वें महीने पे। इस बीच में एक वैक्सीन भी होती है जो 0 से 4 मतलब 4 से 8 महीने के बीच में लगती है। ब्रुसलोसिस की वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं। अब इसमें मतलब एक 7वें दिन पे हुआ। ठीक है, 5वें दिन पे पिपराजीन करते हैं। ठीक है, 15वें दिन पे अल्बामोर, 30वें दिन पे बेनविथ। ठीक है, और 60वें दिन पे आइवरमेक्टिन कर देते हैं और 90 दिन पे हम लोग फेनबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन करते हैं और फिर 2 महीने बाद निलजॉन कर देते हैं। तो ये है पूरा डिवॉर्मिंग शेड्यूल हो गया और एक वैक्सीन लगती है 4 से 8वें महीने के बीच में ब्रुसलोसिस की। ये सारा, और उसके बाद जो आपके फार्म पे जो नॉर्मल वैक्सीन शेड्यूल है, हर 6 महीने पे हम लोग एक बार वैक्सीन लगवाते हैं एफएमडी की, और वो जो रक्षा ट्राईवैक हो गया, लंपी की अगर कोई समस्या समझ में आ रही तो उसकी, तो वो वैक्सीन भी बच्चों को भी लगती है, तो वो भी आ जाता है। मतलब बच्चे से मेरा मतलब है जो 13 महीने प्लस के लगभग वो आ जाते हैं उस उम्र में, तो उनको भी लग जाती है। और अगर कम के हैं तो भी ये एफएमडी वाली ये सब तो वैक्सीन लगती ही है। केवल बच्चियों को एक ध्यान रखना है, 4 से 8 महीने पे ब्रुसलोसिस जरूर लगवाना है, क्योंकि 8 महीने बाद आप नहीं लगवा पाएंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो ये डिवार्मिंग हो गया, वैक्सीन हो गया और फीड हो गया इसका। चलिए सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी